हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में डॉच के बारे में पढ़ेंगे। हम डॉच के ट्रेडिंग एंड रूलिंग पोजीशन इंडिया के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो डॉच आर द पीपल ऑफ नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स के जो निवासी हैं उन्हें हम डॉच के नाम से जानते हैं। डॉच is also the official language of Netherlands. डॉच एक भाषा भी है। एक नेदरलैंड्स के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डॉच है। आज हम इस क्लास में जब डॉच के बारे में पढ़ेंगे, हम नेदरलैंड्स के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। लोगों के बारे में कैसे पढ़ेंगे? हम वहाँ का जो कंपनीज है उसके बारे में पढ़ेंगे और हम वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डच कैसे ट्रेड करने के लिए आए थे, बाद में वो कैसे अपना कॉलोनीज एस्टेब्लिश किए थे, और भारत के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे भारत में कहाँ कहाँ डच ने अपना ट्रेडिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए थे और कहाँ रूल करना स्टार्ट किए थे, और बाद में क्यों उनको भारत को छोड़कर जाना पड़ा। और हम बोल सकते हैं भारत में डच का जो एम्बिशन था वो क्यों सफल नहीं हुआ। कॉर्नेलिस डे हाउटमैन was the first Dutchman to reach Sumatra and Bantam in 1596। कॉर्नेलिस डे हाउटमैन वो फर्स्ट डच है जो कि सुमात्रा एंड बैंटम में 1596 को पहुँचे। ये जो सुमात्रा एंड बैंटम है ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स है। तो पहले कॉर्नेलिस डे हाउटमैन ने इंडोनेशिया में 1596 को आकर पहुँचे थे। इन 1602 The East India Company of Netherlands was created। जो गवर्नमेंट था नेदरलैंड्स का वो वहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडिंग कंपनीज थे उनको मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स क्रिएट किए थे। जब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स क्रिएट हुआ वो जो नॉर्मली जो कंपनीज थे और जो नॉर्मली जो कंपनीज होते हैं उनसे अलग था, क्योंकि ये जो कंपनी था ये गवर्नमेंट से एम्पावर्ड था। गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा पावर दे रखा था, जैसे कि ये कंपनी बाहर जाकर विदेशों में वार कर सकता है, ट्रीटीज साइन कर सकता है, टेरिटरीज को अपने पोजीशन में ले सकता है, इसका मतलब कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर सकता है, और अपना ट्रेडिंग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट्रेसेस एस्टेब्लिश कर सकता है। इन द ईयर 1602 ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स क्रिएटेड। दिस कंपनी वाज सो पावरफुल इन comparison to the normal companies। Dutch founded their first factory in Masulipatam in 1605। In 1605, after the arrival of Dutch in India in 1605, Dutch founded their first factory in Masulipatam of Andhra Pradesh। तो डच का पहला फैक्ट्री आंध्र के मासुलीपट्टनम में 1605 को एस्टेब्लिश किया गया था। आफ्टर दैट डच कैप्चर्ड नागापट्टिनम दैट इज नियर मद्रास फ्रॉम पोर्तुगीज। डच ने नागापट्टिनम जो कि मद्रास के पास में है, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है, उसको पोर्तुगीज से कैप्चर किया था। उसके बाद वो जो नागापट्टिनम सिटी है वो डच के
दक्षिण भारत में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया, एक इम्पोर्टेंट सिटी बन गया, एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया. आफ्टर दैट वी कैन से नागापट्टिनम was made by Dutch. Their stronghold in South India. After that, Dutch started establishing factories in different parts of India. उसके बाद डच ने भारत के विभिन्न जगहों पर अपना फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना शुरू किया. वो तमिलनाडु के पुलिकाट में, गुजरात के सूरत में, आंध्र प्रदेश के बिमलीपाटम में, पुडुचेरी के कराईकाल में, बंगाल के चिंसुरा, बारानगर, कासिम बाजार, ओडिशा के बालेश्वर, बिहार के पटना और केरला के कोचीन में अपना फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश किए. इन 1623 द डच massacred 10 Englishmen and 9 Japanese at Amboina in Indonesia due to trade rivalry. ये केस ऐसा था कि ड्यू टू दी प्रॉफिट्स ऑफ डच फ्रॉम इंडोनेशिया, वी कैन से जो इंडोनेशिया से डच ने बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे थे, इससे इंग्लिश लालच में आ गए. तो कुछ इंग्लिश मर्चेंट्स जापानीज किलर्स के साथ, प्रोफेशनल किलर्स के साथ, जिनको हम मर्सनरी के नाम से जानते हैं, उनसे मिलकर इंडोनेशिया में जो डच के जनरल थे उनको मारने का षड्यंत्र किया. ये बात जब वो जनरल को पता चल गया, वो जो भी ये षड्यंत्र में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया. और बाद में जब कोर्ट में वो सही साबित हुआ, मतलब वो कंस्पिरेंसी सही निकला कि हाँ ये लोग ने मिलकर जनरल को मारना चाहते थे, तब कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो जो इंग्लिशमैन थे, वो जो 10 इंग्लिशमैन थे और 9 जापानीज लोग थे, उनको डच ने मार दिया. तो जिसे इंग्लिश मैसाक्रेड की नाम देता है. 1623 के बाद डच और इंग्लिश के बीच में 4 वार हुआ है, जिनमें से जो पहला 3 वार था वो ट्रेड कंपटीशन के वजह से हुआ है, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट एंग्लो डच वार. फर्स्ट एंग्लो डच वार, वो जो फर्स्ट वार था वो 1652 से लेकर 1654 तक चला था. उसके बाद में हुआ था सेकेंड एंग्लो डच वार, जो कि 1665 से लेकर 1667 तक चला था. उसके बाद ट्रेड राइवलरी के लिए जो और एक वार हुआ था वो था थर्ड एंग्लो डच वार, जो कि थर्ड वार 1672 से 1674 तक चला था. तो ऐसे में जब सेकेंड एंग्लो डच वार ख़त्म हुआ, जबकि नेदरलैंड्स के एक सिटी था ब्रेडा, वहाँ पे ट्रीटी ऑफ ब्रेडा साइन हुआ. इसके प्रभाव से जो ब्रिटिश और डच के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में और ईस्ट एशिया में, वहाँ पे 1667 में ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटिश विल विड्रॉ ऑल देयर क्लेम्स फ्रॉम इंडोनेशिया. 1667 में ब्रिटिश अपना सारे के सारे क्लेम्स इंडोनेशिया से विड्रॉ करने के लिए और डच अपना सारा क्लेम इंडिया से विड्रॉ करने के लिए राजी हो गए. आफ्टर दैट, क्योंकि वो जो 1667 में जो ट्रीटी हुआ था, वो जो ट्रीटी ऑफ ब्रेडा था, जो कि
नेदरलैंड के एक सिटी है ब्रेडा, वहाँ पे जो साइन किया गया था दोनों के द्वारा, इंग्लिश और डच के द्वारा, वहाँ पे डच को थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेजेस, वो जो ट्रीटी के मुताबिक डच को थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहा था। तो इसके लिए वो जो इंग्लिश थे और इंग्लिश के वो जो किंग थे वो थे चार्ल्स टू, वो ज़्यादा खुश नहीं थे इससे। तो जब 1672 में फ्रांस और डच के बीच में युद्ध शुरू हुआ, जिसको हम फ्रांको डच वार के नाम से जानते हैं, फ्रांको डच वार, जो कि 1672 से लेकर 1678 तक चला था। तो उस वार में इंग्लिश ने अपने फ़ायदे के लिए फ्रांस के साथ अली किए, मतलब फ्रांस के सपोर्ट में गए और डच के साथ वार शुरू किया, जो कि थर्ड एंग्लो डच वार के नाम से जाना जाता है। तो इस थर्ड एंग्लो डच वार के दौरान इंग्लिश के भारत में जो दो सेटलमेंट थे, एक सूरत में और एक बॉम्बे में, उन दोनों सेटलमेंट के बीच में कम्युनिकेशन टूट गया, जिससे इंग्लैंड को लौटने वाले 3 जहाज़ों पर 3 होमबाउंड इंग्लिश शिप्स वेयर कैप्चर्ड बाय डच फोर्सेस द्वारा कैप्चर किया गया। जो 3 इंग्लैंड को लौटने वाले इंग्लिश शिप्स थे, उनको डच ने कैप्चर किया। इससे उन दोनों में ये जो ट्रेड राइवलरी चल रहा था वो और भी ज़्यादा तीव्र होने लगा। तो ऐसे करके वो जो उनका जो राइवलरी था और जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जैसे कि हम पढ़े हैं कि 1667 में ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ एग्रीमेंट के मुताबिक ब्रिटिश इंडोनेशिया से और डच इंडिया से अपना सारा क्लेम विड्रॉ कर चुके थे। अब ब्रिटिश इंडोनेशिया में और डच इंडिया में सिर्फ ट्रेडर के रूप में थे, लेकिन डच का वो जो टेरिटोरी एक्वायर करने का जो एम्बिशन था, उसको 1759 को और एक मौका मिला। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 को हुआ था, इसके बाद मिर्ज़ाफर को इंग्लिश ने बंगाल का नवाब बनाया। आफ्टर 1757 बैटल ऑफ प्लासी, मिर्ज़ाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन वो रॉबर्ट क्लाइव का इंटरफेरेंस से इरिटेट हो चुके थे। रॉबर्ट क्लाइव जो बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे थे, हम बोल सकते हैं हस्तक्षेप कर रहे थे बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में। इससे मिर्ज़ाफर इरिटेट हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। इसलिए वो डच के साथ मिलकर चिंचुरा में, बंगाल के चिंचुरा में इंग्लिश के खिलाफ एक षड्यंत्र किया। हमको पता है कि हम पढ़े थे कि बंगाल के चिंचुरा में डच का फैक्ट्री था, तो इसलिए डच के साथ मिलकर मिर्ज़ाफर ने इंग्लिश के खिलाफ षड्यंत्र किया, जिससे कि वो इंग्लिश को बंगाल से हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। और डच ये जो कंस्पिरेसी में इसलिए शामिल हुआ कि डच बंगाल में खुद को एक लीडिंग ट्रेडिंग कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहता था। इसलिए इन नवंबर 1759 डच हुगली के तरफ बढ़े,
मीर जाफ़र के जो कुछ आर्मी थे उनको लेकर हुगली के तरफ, जो हुगली जो रिवर है उसके तरफ बढ़े और उनका वो जो आमना सामना चिनसुरा में, वो जो जहाँ पे डॉच का फैक्ट्री था वहाँ पे इंग्लिश के साथ हुआ। ये जो बैटल चला डॉच और इंग्लिश के बीच में चिनसुरा में, उसे हम बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ चिनसुरा, और ये बैटल के बाद में जो एक ट्रीटी हुआ था वो बंगाल के बिदेरा में हुआ था, इसलिए इसे हम बैटल ऑफ बिदेरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बैटल ऑफ हुगली है इसे हम बैटल ऑफ चिनसुरा, बैटल ऑफ बिदेरा इस नाम से भी जानते हैं। इसमें इंग्लिश ने डॉच को बुरी तरह से हराया और इससे डॉच का इंडिया में जो एम्बिशन था खुद को एक लीडिंग कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश करने का और टेरिटोरी एक्सपेंड करने का, टेरिटोरी एक्वायर करने का, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो ऐसे डॉच इंडिया में अपने फैक्ट्रीज शुरू किए थे 1605 में और 1759 के बाद से डॉच का कुछ भी इन्फ्लुएंस भारत में नहीं रहा। उनका जो एंडिंग पॉइंट था वो था बैटल ऑफ हुगली, और हम बोल सकते हैं बैटल ऑफ चिनसुरा और बैटल ऑफ बिदेरा, जिस बैटल में वो मीर जाफ़र के साथ मिलकर इंग्लिश के खिलाफ लड़े थे। लेकिन इंग्लिश ने डॉच को बुरी तरह से हराया था और डॉच का जो एम्बिशन था उसको क्रॉस किया था, मतलब उसको पूरी तरह से फिनिश किया था। इसके बाद में हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, और हम फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हुए जो बैटल और वार उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि फ्रांस क्यों भारत में सफल नहीं हो पाए और इंग्लिश क्यों सफल हो गए। ये सब हम एक के बाद एक क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।